और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां पर उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अब खत्म होगा। बड़ी खबर, जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म होगा। नामी सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है, जहां उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा। प्राधिकरण जहां अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर थकाती ने जानकारी इस बात की दी है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा प्राधिकरण, और उसको लेकर लगभग जो तैयारी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे। जो उनको शिक्षा है वो किस तरह से दी जा रही है, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद प्राधिकरण ने सिलेबस भी तय करेगा, जहां पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला है, जहां पर मदरसा बोर्ड को खत्म करने जा रही है। तो बड़ी खबर लगातार साझा कर रहे हैं, धामी सरकार अब नई व्यवस्था लागू करेगी और जल्द ही नई व्यवस्था को धरातल पर सुचारू रूप से प्रयोग किया जाएगा। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा को लेकर यह बड़ा फैसला, शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा प्राधिकरण। जो टीम गठित की जाएगी वो भी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा। बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए, जहां पर देहरादून से मिल रही है, राज्यपाल से मिले हैं पूर्व सीएम कोश्यारी। आपको बता दें लोक भवन में दोनों ही दिग्गजों की मुलाकात हुई है और ये शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह से पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की मुलाकात हुई। इस दौरान राज्यपाल ने भगत सिंह कोश्यारी को जो पद्म भूषण सम्मान से अभी सम्मानित किया गया था, उसको लेकर ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो है एक तरफ राज्यपाल तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के भगत सिंह कोश्यारी हैं, जिनको हाल फिलहाल में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उसके चयन को लेकर उन्होंने राज्यपाल गुरमीत सिंह की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी गई है। और दोनों दिग्गजों के बीच में राज्य को कैसे और तेज गति के साथ बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा का जो सिलसिला है वो देखने को मिल पाया। उत्तराखंड में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार को आड़े हाथ लिया। हरीश रावत ने भगवानपुर, ऋषिकेश और देहरादून में हुई हत्याओं के मामले को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब हरीश रावत ने सरकार को पुलिस को धन उगाही के काम में लगाने का भी गंभीर आरोप लगाया। रिपोर्ट देखिए। बिगड़ी कानून व्यवस्था पर कांग्रेस बरसी, धामी सरकार पुलिस से करा रही उगाही। हरीश रावत का सरकार पर तीखा प्रहार, बीजेपी ने किया पूर्व मुख्यमंत्री पर पलटवार। उत्तराखंड में अपराध के बढ़ते मामलों से कानून व्यवस्था के मोर्चे पर धामी सरकार फेल नजर आ रही है। 31 जनवरी को ऋषिकेश में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1 फरवरी को हरिद्वार जिले के भगवानपुर में रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 फरवरी को देहरादून में दिन दहाड़े एक युवती की धारदार हथियार से हमला कर जघन्य हत्या कर दी गई। इन आपराधिक मामलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा है कि सरकार ने पुलिस को धन उगाही के काम पर लगा दिया है, ऐसे में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरे तो कैसे। हरीश रावत ने कहा कि दूसरी तरफ मसूरी में बुल्ले शाह की मजार ध्वस्त कर दी गई, कोटद्वार में अल्पसंख्यक का उत्पीड़न किया गया, विकास नगर में कश्मीरी युवकों को पीटा गया। हिंदू कट्टरपंथी राज्य में तांडव कर रहे हैं और सरकार खामोश बैठी है। हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड में पर्यटक और उद्योगपति इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी रही है, लेकिन बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है, जिसका खामियाजा राज्य को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी का कहना है कि अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री केवल सियासी कारणों से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं। पुलिस को पुलिस के काम के बजाय जो है आज धन उगाही के काम पर लगा दिया है, और आज उसी का परिणाम है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल निरंतर
ध्वस्त से ध्वस्ततर होती जा रही है जो है, और खुलेआम सरे दिन हत्याएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं। अब कल भगवानपुर में इधर की तरफ हुआ, ऋषिकेश में भी हुआ, एक लड़की की हत्या हुई घर के अंदर घुस करके। अभी आज देहरादून में इस तरीके से हत्या हुई है, और साथ साथ जो है हुड्डम लोग जो हैं, कोई कहीं ये भी बिना देखे हुए, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी धार्मिक सहिष्णुता के लिए दे दी। बुल्ले शाह जो है अपने जीवन काल में मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे, और मरने के बाद अपने मजार में बेचारे जो है आज हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। आपराधिक घटनाएं हुई हैं, उनको लेकर के मुख्यमंत्री बहुत संजीदा हैं। उन्होंने इनका बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है, और पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है। कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा, और अपवाद स्वरूप ये घटनाएं हुई हैं। अगर ओवरऑल में देखें तो जो कानून व्यवस्था है वो कांग्रेस के कार्यकाल से कई बेहतर इस समय उत्तराखंड में अपराध, खासकर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक वारदातों में इजाफा हो रहा है। ऋषिकेश और देहरादून में एक महिला और युवती की जघन्य हत्या कर दी गई, जिससे यही लग रहा है कि अपराधियों के दिल से उत्तराखंड पुलिस का खौफ निकल गया है। वहीं कोटद्वार, विकासनगर और मसूरी में हिंदुवादी संगठनों के कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर धार्मिक उन्माद भड़काने के मामलों से भी सरकार कटघरे में है। इसके बावजूद सरकार का बचाव करते हुए बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर बता रही है, जिसे कांग्रेस ने देवभूमि का दुर्भाग्य बताया है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बात करते हैं अब अगली खबर की, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला को उच्चीकृत कर जिला अस्पताल बनाने की कवायद अब तेज हो चुकी है। दरअसल देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉक्टर मनोज शर्मा ने अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके साथ ही सीएमओ ने कार्यदायी संस्था मंडी परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा की है। सीएमओ ने बताया कि अस्पताल में भवन विस्तार और सुविधाओं के विकास के लिए करीब 15 दिनों में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। चीजें आती है, जैसे कोई बिल्डिंग डिमोलिशन में जानी थी यहाँ पे, तो उसकी परमिशन में थोड़ा सा वो समय लगा। उसके बाद सचिव साहब के साथ बैठक जो हुई थी, तो उसमें कुछ जो डीपीआर की कॉस्ट थी उसको लेकर के बात थी, तो डीपीआर को रिवाइज करने के लिए बोला गया। वो काम भी जो है वो हो गया है। तो इसी क्रम में आज मेरे द्वारा यहाँ पे रखा गया था कि कार्य संस्था को बुलाया गया है कि हम विजिट कर लें और कहाँ पे जो अड़चने आ रही है उनको देख लें कि क्यों जो है इसमें समय लग रहा है। तो अभी कार्य संस्था भी यहाँ पे पहुंचने वाली है, तो हम विजिट भी करेंगे और कैसे इस काम को स्पीड अप हम कर सकते हैं। जो फॉर्मेलिटीज हैं ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं, और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही हम इसमें जो कार्रवाई शुरू करेंगे। मेरे द्वारा निर्देश जो यहाँ कार्य संस्था को दे दिए जाएंगे कि वे शीघ्रता से जो है कार्रवाई करना शुरू करें। लोगों ने कई दिन आंदोलन चलाया था, लोकल क्षेत्र के लोग, सभी संगठन के लोगों ने मिलकर आंदोलन चलाया था इस सरकारी अस्पताल में। मगर जो हम लोगों की मांग थी 50 बेड के अस्पताल की सुविधाएं देने की, और हमारी ये हमेशा हम लोग कहते थे कि रेफर सेंटर बन के रह गया, और अभी भी वही स्थिति है। कांग्रेस संगठन हमेशा से इसको लेकर आंदोलन करता रहा है, आवाज उठाता रहा है, और हमारी यही मांग है कि अगर जल्द ही इस अस्पताल का उच्चीकरण नहीं किया गया तो हम लोगों को बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और मैं बोलना चाहता हूँ इन अधिकारियों को, इन सरकार को, कि ये जो अस्पताल है ये लाइफलाइन है इस पूरे डोईवाला क्षेत्र की। ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण पूरे दूर सुदूर क्षेत्रों से यहाँ पहुंचते हैं, इस अस्पताल में पहुंचते हैं, और जब वहां आके उनको एक इमरजेंसी फैसिलिटी भी नहीं मिलती है तो दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य क्षेत्र का इसलिए रहा है कि दो मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में रहे हैं, यहाँ के विधायक रहे हैं। वहीं ऋषिकेश के शिवाजी नगर में प्रीति रावत की हत्या के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने प्रीति रावत की हत्या में इस्तेमाल देसी तमंचे को बाबा काली कमली के बगीचे से बरामद कर लिया। तमंचे के अंदर ही गोली का खोखा भी फंसा हुआ पुलिस को मिला है, जहां हत्या करने के बाद फरार होने के लिए जिस स्कूटी का सुरेश गुप्ता ने इस्तेमाल किया था वो स्कूटी भी पुलिस के कब्जे में आ चुकी है। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी सुरेश गुप्ता को कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट के आदेश पर उसको जेल भेज दिया। वहीं
वहीं कोटद्वार में हुई घटना के बाद तमाम लोग जहां दीपक कुमार की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट के माध्यम से दीपक कुमार को बहादुर बताते हुए उनकी सराहना की है। वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कोटद्वार जाकर दीपक कुमार से मुलाकात की और उन्हें कोटद्वार मामले में साहस दिखाते हुए बजरंग दल को रोकने पर उनकी सराहना की है। ज्योति रौतेला का कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में इस वक्त बीजेपी से संबंधित बजरंग दल भी अब इस सांप्रदायिक माहौल को लगातार खराब करने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दीपक कुमार का परिवार इस वक्त कोटद्वार में डर के माहौल में जीने को मजबूर है। देखिए, हमारा जो कल हम लोग दीपक कुमार से मिलने गए थे और उसका रीज़न ये है कि एक व्यक्ति समाज के लिए, दूसरे समुदाय के लिए आगे आया, उसने अपनी जान की परवाह नहीं करी। और उनकी मुझे जब पता चला कि उनकी एक 5 साल की बच्ची है, बुजुर्ग माता जी हैं और उनकी जो पत्नी है थोड़ा सा डरी हुई है, तो मुझे लगा कि हम लोगों को उनके साथ वहाँ पर खड़ा होना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि जो बजरंग दल इस तरीके की हरकतें कर रहा है कि उसको किसने ये अधिकार दे दिया कि वो ये डिसाइड करे कि बाबा नाम क्यों लिखा हुआ है या उस नाम। केंद्रीय बजट की उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मजहर नईम नवाब ने जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि बजट पूरी तरह से संतुलित है और समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मजहर नईम नवाब ने कहा है कि आम बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय सभी के हितों का समावेश किया गया है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है, और उस बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जिस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिले और देश में महंगाई को कंट्रोल करना है, इस बजट में इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। वहीं लक्सर के ककरखाता गांव के सन्नी हत्याकांड में अब नया मोड़ आ गया है। सन्नी के परिजन सैकड़ों ग्रामीणों के साथ लक्सर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस पर सन्नी हत्याकांड में गांव के 4 युवकों को बचाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। कोतवाली पहुंचे एसपी देहात शेखर सुयाल ने ग्रामीणों से वार्ता की। ग्रामीणों ने कहा कि सन्नी की हत्या में रोहित के अलावा गांव के 4 और युवकों का हाथ है, क्योंकि रोहित सहित 5 युवक उसे बुलाकर ले गए थे। पुलिस ने केवल रोहित को गिरफ्तार किया और बाकी को छोड़ दिया। एसपी देहात ने आश्वासन दिया है कि चारों युवकों की क्या भूमिका है, हर बिंदु की गहराई से छानबीन की जाएगी, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। का केस था, थाने ने उसमें जो संदिग्ध, जो परिजनों ने बताए थे 3-4 संदिग्ध, उनसे पूछताछ सख्ती से करी थी, तो ये तथ्य आया था कि उसमें से उस व्यक्ति को कहीं मार दिया गया है। उसकी बॉडी, जो मेन अभियुक्त है, उसकी निशानदेही पर हमको रिकवर हुई है और उसका पैनल से पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद ये तय होगा कि उस मौत के लिए कितने लोग और किस अंदाज में उसकी डेथ हुई, क्योंकि चोट के निशान और आंख में भी घाव था। मामला सन्नी हत्याकांड का है और सन्नी हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी, उसके दोस्त रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सवाल ये खड़ा होता है कि उसके साथ में जो 4 अन्य थे, यानी कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। उसे लेकर के तमाम लोग आए थे। सन्नी के परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उसके भाई और कुछ परिवार के लोग। आप उनके परिवार से ताल्लुक रखते हैं? हाँ। क्या नाम है? ओमी। ओमी जी, आपने आरोप लगाए हैं कि पुलिस जो है 4 लोगों पर मेहरबानी कर रही है, नहीं उसे छोड़ रही है। तो उसमें ऐसा था सर, तो ये जब हमारे गांव में पंचायत करी थी इन लोगों ने, जो जिन्होंने हत्या करी है, तो जब से पंचायत करी तो हमने उनके जो माँ बाप थे उनको बुलाएगा। हमने उनसे पूछा, भाई तुम्हारे बच्चे जब बच्चे को घर से बुला कर ले गए हैं, तो वो बच्चा कहाँ छोड़ गए हैं? तो ये कहने लगे, अगर जी वो बच्चा हमारे साथ था। हमने कहा भाई उस बच्चे को हमें ला कर दो। तो ये कहने लगे, जी हमें 2 दिन का समय दे दो। हमने कहा भी तुम्हें 2 दिन का समय दे दिया, समय में ये फरार हो गए। तो जब ये फरार हो गए तो दोषी कौन हो गया? यानी कि डाउट आपको तब हुआ जब फरार हो गए। उसके भाई मौजूद है, क्या नाम है? मेरा नाम लेखराज है। लेखराज, अब क्या डाउट रहेगा? एक तो जेल चला गया। मुझे डाउट है जी पूरा 3-4 लोगों पे, सागर पर भी जी, राजा, सौरभ और जी विशाल। सबसे मेन आरोपी में बालू और वो जी रोहित और वो विशाल, इनकी सब पूरी प्लानिंग से मारा जी मेरे भाई को उन्होंने।
वो कह रहे हैं कि एसपी देहात ने भी साफ तौर पर कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे। हालांकि रोहित को जेल भेज चुकी है पुलिस, अब 4 लोग जो हैं उन्हें दोबारा फिर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो जो तथ्य या जो सबूत ग्रामीण पुलिस को देना चाहते हैं उस पर भी गौर किया जाएगा और खासतौर पर वो तमाम चीजें, वो बिंदु इस जांच में शामिल किए जाएंगे। आने वाले दिनों में ये जांच कहां तक पहुंचती है, कितने लोग और इसमें निकल कर आते हैं, देखने वाली बात है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर। साथ ही लक्सर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब युवकों के 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर विवाद हो गया। पहले हाथापाई हुई, फिर बात ज्यादा बढ़ गई। एक गुट के युवकों ने दूसरे गुट के युवकों के ऊपर तमंचों से और कई राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली विनायक नाम युवक को लगी है। गोली लगने से हालत खराब हो गई, आरोपी मौके से फरार हो गए। विनायक के परिजनों का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी उनको नहीं है। वैसे तो पूरे मामले की जानकारी तो बच्चों को ही होगी, परंतु विनायक चौधरी नाम का एक लड़का है जिसके पिताजी का नाम कमलवीर एडवोकेट है, कमलजीत एडवोकेट, उनका बेटा है। 17 साल इसकी उम्र है और बच्चों में आपस में कहासुनी में झगड़ा हुआ तो उसमें गोली चला दी, तो छर्रे लगे हैं। आगे की स्थिति करीब जो डॉक्टरों के ऊपर ही निर्भर करती है। पूरे मामले की जानकारी तो भाई साहब हमें है नहीं। हम तो तहसील से थे, हम भाई साहब को पता लगा बच्चे को गोली लगी ऐसा सर, तो हम यहाँ से आए भी लोग देखा, डॉक्टर साहब ने बच्चे को रेफर कर दिया यहाँ से। फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल तो वैसे तो खतरे से बाहर, डॉक्टर साहब बता रहे कि लेकिन उन्होंने रेफर कर दिया कि किसी छर्रे लगे हुए, कि हरिद्वार जाके फ्रैक्चर वगैरह होगा, उससे सही पता लगा कि छर्रे कहाँ कहाँ। अब खबर देहरादून से है, जहां पर महिला कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून शहर में महिलाओं की लगातार हो रही निर्मम हत्याओं के संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सभी मामलों की निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से और त्वरित जांच सुनिश्चित की जाने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने टिहरी की मुनि की रेती नगर पालिका पर टेंडर प्रक्रिया में पक्षपात और परिवारवाद करने का आरोप लगाया है, जहां मामले में कांग्रेसियों ने नगर पालिका कार्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। पालिका प्रशासन को पक्षपात और परिवारवाद नहीं करने की सलाह दी है। सलाह नहीं मानने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। खबर धनौल्टी से है, जहां पर तहसील धनौल्टी में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस तहसील दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की तरफ से की गई। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिक जनप्रतिनिधियों ने अपनी जन समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। तहसील दिवस के दौरान 58 से ज्यादा आवेदन और शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिलाधिकारी ने जिनकी संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। आज तहसील दिवस धनौल्टी में आज आयोजित किया गया था और यहाँ पे आज 58 शिकायतें टोटल आई हैं। मुख्यतः यहाँ पे काफ़ी अच्छी चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि धनौल्टी एक हम जानते हैं एक टूरिस्ट प्लेस है और काफ़ी टूरिज्म का यहाँ पे प्रभाव रहा भी है। और मुझे बहुत अच्छा हुआ ये देखते हुए भी कि काइंड ऑफ कंपटीशन भी है कि धनौल्टी वाले चाहते हैं कि कानाताल ज़्यादा टूरिस्ट न जाए यहाँ पे आए, तो उसको लेते हुए धनौल्टी के ही यहाँ के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने मुख्यतः सफाई को लेकर और जो हमारा इको पार्क है उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट कर सके। सेम विद टैक्सी स्टैंड के, टैक्सी स्टैंड की भी जगह होनी चाहिए कि टूरिस्ट आता है तो उनको सुविधा हो। तो काफ़ी सारी जो टूरिस्ट को सुविधाजनक दिलवाने वाली जो समस्या है उस पर आज चर्चा हुई। अब खबर चमोली से है, जहां पर कर्णप्रयाग के क्षेत्र पंचायत सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का भी आयोजन हुआ। इस दौरान क्षेत्र के आम जनमानस ने अपनी समस्याएं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और कई शिकायतों को अधिकारियों के समक्ष रखा। इस दौरान कर्णप्रयाग की इंदिरा देवी ने मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की। आज तहसील दिवस में 62 शिकायतें अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं और इसमें से मुख्यतः रोड से संबंधित थी जो पीडब्ल्यूडी या पीएमजीएसवाई से संबंधित रही है। इसमें कुछ सड़कों के संबंध में फंड की अनुपलब्धता के कारण अभी रुका हुआ है काम, और अन्य कुछ फंड आ भी गया है तो कार्य जल्दी ही टेंडर शुरू होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जल संस्थान या पेयजल निगम से संबंधित भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनका अधिक से अधिक प्रयास किया जाए कि इस मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया जाए। लगभग में 50% से अधिक समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही किया गया है और शेष में विभागों को निर्देशित कर दिया गया है कि निर्धारित समय अवधि के अंदर ये समस्या का निदान करें।
खबर हल्द्वानी से है, जहां पर पार्षद शकील सलमानी ने अधिकारियों के तहसील दिवस से गायब रहने की शिकायत की है। फरियादियों के साथ तहसील दिवस में पहुंचे शकील सलमानी ने कहा कि हर महीने के पहले मंगलवार को तहसील दिवस लगाया जाता है, जिसमें फरियादियों की समस्याओं को सुना जाता है। लेकिन हल्द्वानी तहसील में ज्यादातर अधिकारी तहसील दिवस में नहीं पहुंचे। वहीं तहसीलदार कुलदीप पांडे ने कहा कि तहसील दिवस पर आई सभी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। उत्तराखंड सरकार का एक आदेश है कि हर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन होगा, लेकिन तहसील दिवस का आयोजन तो होता है, खाना पूर्ति के लिए बोर्ड भी लगा हुई है एक तहसील दिवस, लेकिन कई विभाग के अधिकारी इस तहसील दिवस में आना नहीं चाहते। हम उनके ऑफिसों में जाते हैं, वो ऑफिसों में नहीं मिलते। तो हमारा उद्देश्य ये था कि जो आम जनता है, हमारे जो समाज की जो समस्याएँ हैं, पानी, बिजली, सड़क या स्कूल से संबंधित या शिक्षा से संबंधित, ये समस्याएं यहाँ पे बैठ के अधिकारी सुने एक छत के नीचे और हमारी समस्याओं को हल करें। लेकिन निराशा की बात यह है कि समाज कल्याण विभाग है वो पता नहीं, बिजली विभाग वालों का वो तो आए थे साथ, पुलिस विभाग का पता नहीं, तहसील के भी पटवारी उटवारी कोई एक नहीं मिलेगा आपको। तो हम ही चाहते हैं कि तहसील दिवस में जो अधिकारी नहीं आते या तहसील दिवस में जो उसको हल्के में लेते हैं, तहसील दिवस को, सरकार के आदेश को, इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है और नोन भी और या तहसील स्तर से पत्राचार भी किया जाता है कि आज दिवस को ऐसे तहसील दिवस का आयोजन किया जाएगा। ये अनुमान हम 11 बजे से 1 बजे तक इसका आयोजन करते हैं। आज हमको कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई और तत्काल मौके पर ही संबंधित अधिकारियों कार्यों को निर्देशित किया गया कि इसका आप तत्काल निस्तारण करें। साथ ही कईयों का निस्तारण आज मौके पे भी हुआ है। इसके अलावा कतिपय विभाग के कर्मचारी उपलब्ध जो उपस्थित नहीं हुए, उनके विरुद्ध यहाँ से कार्रवाई भी की जाएगी, स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित किया गया। तहसील दिवस में विभिन्न विभागों से संबंधित 35 समस्याएं दर्ज कराई गई, जिसमें से 24 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए। तहसील में करीबन अभी तक 30 से 35 शिकायतें दर्ज की गई है और तहसील दिवस में जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित और पेयजल से संबंधित, राशन से संबंधित, विद्युत से संबंधित शिकायतें दर्ज की गई हैं और शिकायतों को पर्सनली भी सुना गया है और अधिकारी को मौके पर डायरेक्शन दिए गए कि उसका निस्तारण करें। साथ ही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने उनके कैंप कार्यालय में भेंट की है। महासंघ ने 10 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ दिए जाने का जीओ जारी होने का पर गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। अब बात रानीखेत की, जहां नए कोतवाल का कार्यभार भुवन चंद्र जोशी ने संभाल लिया है। अब इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कोतवाल जोशी ने नगर में यातायात सुचारू करने को प्राथमिकता के तौर पर बताया। साथ ही नशे पर अंकुश के लिए एनडीपीएस एक्ट के मामलों में कार्रवाई तेज करने की बात कही। यहाँ जो यातायात व्यवस्था है उसको पुनः सुचारू रूप से चलाऊंगा और अभी टूरिस्ट सीज़न आने वाला है तो यातायात सही से चले और इसके साथ ही जो लोग नशे और एनडीपीएस में काम करते हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा इन्हीं दो पे फोकस रहेगा और जन सहयोग से सारी कार्रवाई की जाएगी। वहीं काशीपुर शहर के ऐतिहासिक गिरी ताल को आधुनिक और भव्य स्वरूप देने के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। 31 करोड़ 63 लाख रुपए लागत की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार की गई है। प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रस्तुति को देखकर शहरवासी उत्साहित नजर आए हैं। वहीं गिरीताल को कुल 8 जोन में बांटकर विकसित किया जाएगा, जिससे हर वर्ग के लोगों को सुविधाएं मिल सकेंगी। और चलिए उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।